हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम कुछ नई जो है वो चीज़ देखेंगे, डिटेल वीडियो देखेंगे। ठीक है, मतलब डिटेल में हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो एएमसीआरई रिजल्ट के बाद, मतलब रिजल्ट के बाद क्या होगा। देखिए, अभी रिजल्ट का दौर चला हुआ, सबको रिजल्ट जानने के बारे में उत्सुकता है, हर कोई रिजल्ट के बारे में जाने। लेकिन देखिए, रिजल्ट तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहता है, प्रोसीजर कैसे रहता है, उस सब चीज़ों के बारे में आप सबको पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, कुछ जो होंगे उनको पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता। और ये सारी जो चीज़ें ली गई हैं, ये रेफरेंस जो हमारा नोटिफिकेशन आया एएमसीआरई का, वहाँ से है। और जहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग या पिछले जो भी, मतलब अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं, जो पिछले एग्जाम से एनालिसिस किए, लाइक कितने मंथ्स में डीबी रहता है ज्वाइनिंग, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि ये पिछली जो एनालिसिस को लेके, बाकी सारी जो भी नोटिफिकेशन से लिया गया है जो एएमसीआरई की 2025 का, ठीक है। तो कोई भी ऐसी, मतलब टिप्पणी करने से पहले जो है वो उस चीज़ को, उस नोटिफिकेशन को देख ले, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आके टिप्पणी करे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर आपको जानना है तो आप जो है जुड़े रहें, ठीक है। हाउ टू फाइंड यू आर सिलेक्टेड, आप कैसे पता कर सकते हैं आप सिलेक्टेड हैं। आप मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर्ड होती है, कैसे आपको हॉस्पिटल एलोकेट होते हैं, आप स्किल टेस्ट क्या रहता है, ठीक है, कैसे रहता है, कौन से मार्क्स सीबीटी स्किल टेस्ट दोनों के जुड़ते हैं या नहीं, ठीक है। मतलब अगर किसी पोस्ट में अगर आप स्किल टेस्ट नहीं है तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है स्किल टेस्ट में तो उसको कैसे प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, या मिलती है या नहीं मिलती है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम कैसे, ज्वाइनिंग टाइम, सैलरी। अब सैलरी का देखिए, मैंने आगे जिक्र तो नहीं किया, यही बता दूं आपको। 29,200 से 92,300 लिखी गई है पे लेवल 5, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा ही मिलती है स्टार्टिंग में आपको, इतनी नहीं। मतलब ये जो आपको एक, मतलब रेंज लिखी है, बेसिकली आपको ज़्यादा ही मिलती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होती है नहीं, जैसे आरआरबी में होती है, वो होती है या नहीं होती, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो थोड़ा पेशेंस बना के चलें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले एक ऐसे रिव्यू सा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या बेसिकली प्रोसेस, तो रिजल्ट से लेके जो है हमारे पास क्या रहता है, ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस रहती है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जैसे रिजल्ट आता है तो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के नाम आते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 टाइम, मतलब कुछ तो आप यहाँ भी समझ जाएंगे, किसी ने यहाँ से स्किप करनी होगी वो कर भी सकता है, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ भी समझ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। जैसे क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट आती है, जैसे 7 से 8 टाइम, 8 गुना जो है वो स्टूडेंट्स लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको प्रेफरेंस देनी होती है अपने अपने हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। आप क्वालिफाई हो गया, आपको प्रेफरेंस देनी है हॉस्पिटल के लिए। अब इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिफाइंग और क्लियरिंग क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, ठीक है। मतलब आपको सीट एलोकेट रहने का क्राइटेरिया अलग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब आपका पीडीएफ में नाम आ रहा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। जनरल में आपके 40% रहते हैं, एससी एसटी में 30%, ईडब्ल्यूएस में 40 और पीडब्ल्यूबीडी में 30%, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, आपने प्रेफरेंस दे दी हॉस्पिटल्स की। अब आपकी लाइक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ मैंने बेसिकली फार्मेसी के बारे में की बात, तो बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, आपके कितने रैंक्स हैं, कितनी सीट्स कैटेगरी में अवेलेबल है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको जो है वो क्या होता है, आगे प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। अगर किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है, लाइक फार्मेसी में नहीं होता है, किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है, तो वहाँ स्किल टेस्ट और सीबीटी को दोनों के लेके फिर आपको जो है वो आगे जो है प्रेफरेंस दी जाती है, मेरिट डिसाइडेड की जाती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल उसके बाद आपको एलोकेट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और देन ज्वाइनिंग आपकी होती है, ठीक है। तो चलिए हर एक स्टेप को फटाफट से जो है वो, मतलब शॉर्ट में वैसे समझिएगा, मैंने लिखा बहुत सारे, लेकिन आपको उसको पढ़ लेना है, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, ठीक है। लिखने का मेन रीज़न ये रहता है कि देखिए, नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, तो आपको एक सिंपल वे में लाके मैं जो है चीज़ें बताता हूँ, होती वही है लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। सबसे पहले रहता है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो जिन भी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रहता है, अब स्किल टेस्ट कैसे रहता है, दो मतलब स्टेजेस होती हैं हमारे पास प्रेफरेंस मिलने के लिए। स्किल टेस्ट में क्या होता है हमारे पास कि जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, लाइक आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ऐसा कुछ रहता है स्किल टेस्ट में आपके में, ठीक है। तो वो सब होता है। अब इसमें क्या होता है, मेरिट जो प्रिपेयर्ड होती है वो दोनों चीज़ों को लेके होती है, स्किल टेस्ट के ऊपर भी होती है, ठीक है, और सीबीटी के ऊपर भी होती है, ठीक है। स्किल टेस्ट और सीबीटी दोनों के बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अगर एम्स में लिमिट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक इंपॉर्टेंट चीज, एम्स जो है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके क्वालिफाइड पीडीएफ आ गई, वहां से स्किल टेस्ट के लिए एम्स अपने अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट, अब देखिए 7 से 8 टाइम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट है पीडीएफ में,
लेकिन एम्स अपने अकॉर्डिंग सीट्स को देखते हुए आपके स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाएगा, मतलब जितने उनको कैंडिडेट चाहिए होंगे, ठीक है। ये एम्स का राइट है बेसिकली, मैंने लिखा है नीचे, एम्स का राइट है, ये ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट को नहीं बुला के जितने उनको लगता है, मान लीजिए 60 सीट हैं तो हो सकता है वो स्किल टेस्ट के लिए 300 या 400 बच्चा बुलाए, ठीक है, या 100 या 150, वो उनके ऊपर है, ठीक है। बेसिकली ये सबको भी बुला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो अपने अकॉर्डिंग लिमिट्स में जो है स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। अब कैंडिडेट में अपीयर इन मल्टीपल शिफ्ट और डेज, अब कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए मल्टीपल डेज और मल्टीपल शिफ्ट में जो होता है बुलाया जाता है, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मेरिट विल बी डिसाइडेड एज फॉलो। अब मेरिट कैसे डिसाइड होती है बेसिकली, अब इसमें क्या होता है, जिनका स्किल टेस्ट नहीं हो रहा उनकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। जिनका स्किल टेस्ट होगा उनकी मेरिट डिसाइडेड होगी स्किल टेस्ट और सीबीटी दोनों के बेसिस के ऊपर। अब जिनका स्किल टेस्ट नहीं हो रहा उनका डोमेन स्पेसिफिक जो सेक्शन होता है, डोमेन स्पेसिफिक मतलब जिस सेक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक फार्मेसी में आपको 20 क्वेश्चंस अगर जो जनरल नॉलेज से आ रहे हैं और 80 आपके डोमेन से आ रहे हैं, डोमेन मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, तो वहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर, मतलब फार्मेसी के बेसिस के ऊपर आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब फार्मेसी के लेवल के ऊपर, ठीक है। आपका यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, आपके सिर्फ जो आपने सीबीटी दिया उसके ऊपर आपकी मतलब रहेगा रैंक, ठीक है। अगर आपका रैंक जैसे हायर, मतलब अगर डोमेन सब्जेक्ट में आपके हायर मार्क्स हैं तो आपका रैंक हायर लिया जाएगा, ठीक है। अगर मार्क्स सेम आ जाते हैं मान लीजिए किसी के, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है फिर कि जिसने कम मतलब रॉन्ग क्वेश्चन किया, मतलब जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम है उसको फिर हायर में लिया जाएगा। अगर कोई ये दोनों चीजें भी सेम हो जाती है तो जो ओल्डर है, मतलब जो बड़ा है, उसको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिर रैंक हायर लिया जाता है। ये एम्स का क्राइटेरिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोला, नोटिस में लिखा है, ठीक है। अगर कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करता है बोथ सीबीटी एंड स्किल टेस्ट, दे आर एलिजिबल फॉर पोस्ट इन दैट ग्रुप, अपनी जो भी ग्रुप की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर कैंडिडेट सीबीटी पास कर लेता है लेकिन स्किल टेस्ट स्किप कर देता है, ये पास नहीं कर पाता है, तो वो ऑनली ऑन उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है जहां स्किल टेस्ट नहीं है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी आपकी पोस्ट आपको मिल रही है, वहां पे स्किल टेस्ट नहीं है, तो वो कैंडिडेट सिर्फ उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अगर सभी हॉस्पिटल में स्किल टेस्ट और वो स्किल टेस्ट फेल कर लेता है, मतलब वो नहीं पास कर पाता, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में ऐसा है कि स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है आपसे और किसी पोस्ट में, ठीक है, तो आपको जो है वो फिर प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, आपके डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको सीबीटी और स्किल टेस्ट दोनों जो है क्लियर करना होता है। ये तो एक्सेप्शनल केस है कि अगर किसी अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन फिर सीबीटी पर, अगर कहीं पे जो है मान लीजिए स्किल टेस्ट नहीं है, तो मतलब आप नहीं पास कर पाते और किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं बोला गया, तो फिर वहां आपको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी शिफ्ट आपको सीबीटी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन एंड एलोकेशन प्रोसेस, मतलब जो हॉस्पिटल एलोकेशन प्रोसेस है। अब मेरिट लिस्ट बन गई, हमने पिछले देख लिया। अब इसमें क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल कैसे एलोकेट किए जाते हैं, कैसे आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं। तो मेरिट लिस्ट में सीबीटी स्किल टेस्ट दोनों का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सीबीटी मतलब इसमें जो होता है वो, अगर जिसका स्किल टेस्ट नहीं हो रहा तो उसको डायरेक्ट फिर सीबीटी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसका रैंक जो है लिया जाता है। मैंने आपको बताया पीछे रैंक किस अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर उनका मतलब मार्क्स डोमेन सब्जेक्ट को देख के लिए जाएंगे फिर हायर रैंक मिलेगा, या तो फिर आपका जो है वो एज को देख के लिया जाएगा, या आपका जो है वो जो एज के अलावा भी था एक, ठीक है, उसके बारे में भी देखा उसके, ठीक है, या तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग मतलब नेगेटिव मार्किंग कम की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया जो थे हमने बात किए पीछे, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन होती है क्योंकि हमारे एग्जाम जो होते हैं मल्टीपल शिफ्ट में अगर रहते हैं, ठीक है, तो अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चंस या लाइक ऐसा होता है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होती है। नोटिस 35/2023 के अकॉर्डिंग 28/2023 में जो है वो डेटेड को किए गए। वहाँ पे आप लिंक भी आपको मिल जाएगा जब आप वो नोटिस खोलेंगे, ठीक है, एम्स का, उसमें आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो वही बात आ गई कि दोनों के जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्किल टेस्ट और सीबीटी के बेसिस के ऊपर मेरिट बनेगी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम, अपनी प्रेफरेंस भी दे देते हैं अपनी चॉइसेस की, ठीक है। मान लीजिए कि अगर फार्मेसी की बात करें, लाइक आपने जो है वो आप एलिजिबल है ईएसआईसी के, लेकिन आपने प्रेफरेंस दे दी एम्स को सबसे पहले, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ईएसआईसी में ही आपको जो है वो लिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने एम्स में प्रेफरेंस दे दी, ठीक है, मतलब जब प्रेफरेंस भरने का टाइम आता है आपने एम्स में दे दी, ठीक है,
ये एग्जांपल दे रहा हूँ फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको क्या होता है इसमें कि आपको फिर से मौका दिया जाता है कि आप अपनी प्रेफरेंस दें जहाँ आप एलिजिबल है, लाइक ऐसे ईएसआईसी में तो आप ईएसआईसीज की प्रेफरेंस दें, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको जो है वो देनी है अपनी प्रेफरेंस। नहीं देते हो तो फिर आपको सीट एलोकेट नहीं होती, ठीक है। इंस्टीट्यूट एलोकेशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस के ऊपर इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट किए जाते हैं, बाकी ज़्यादा पता जो है आपको क्लियर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही चलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब हु आर अलॉटेड अ सीट मस्ट रिपोर्ट विद इन द गिवन टाइम। अब ज्वाइनिंग में क्या होता है, आपको जिनको रिपोर्ट सीट्स अलॉट की गई उनको एक प्रिस्क्राइब टाइम में वहां पहुंचना होता है जो दिया होता है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पहुंचना होता है, अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनको सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है, ठीक है। अब एम्स के राइट क्या है कि मे इनवाइट चॉइसेस एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अपनी कोई भी चॉइसेस जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेज में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज में, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 to 5 मंथ्स जो है वो टाइम रहता है आपका, ठीक है। इतना तो लग ही जाता है अगर पिछले एग्जाम की एनालिसिस की जाए, ठीक है। मतलब 4 मंथ्स तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो होता है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो है बुलाया जाता है। अब कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड ये सब लेके जाना होता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया। अगर कहीं आप जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कहीं पे भी हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके आना होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आना होता है, ठीक है, और अदर जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है। अब हर डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए या फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए उसके, मतलब आपके साइन होने चाहिए बेसिकली उसके ऊपर, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस, अब आपको स्ट्रिक्टली डेट मेंशन की, उसके आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दे दी है उसी में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो जो है वो आपको जो है वो सीट अलॉट नहीं होती है, और लास्ट डिसीजन जो होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी का होता है, और उसी वही जो है वेरीफाइंग अथॉरिटी जो है फाइनल करती है कि आपका होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। फेलियर इफ टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने फेलियर, लाइक ईडब्ल्यूएस है, कास्ट सर्टिफिकेट है या अदर कोई भी फॉर्म है, अगर आपने जो है ये सब कुछ यूज़ करके रिलैक्सेशन ली है या कुछ भी लिया और आप जो है सबमिट नहीं कर पाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आपको सीट जो है एलोकेट नहीं की जाती, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, लाइक क्लियरिंग द एग्जाम, मतलब डज नॉट गारंटेड अपॉइंटमेंट। अब इसमें क्या, मैं सेम चीज़ आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपका पीडीएफ में नाम आ गया है 7 से 8 गुना लोगों में, तो वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, क्लियरिंग एग्जाम, ठीक है। मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स या क्लियरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम को क्लियर कर लेना आपको गारंटी नहीं देता कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी होगी। अपॉइंटमेंट या आपकी जो है वो प्रेफरेंस हॉस्पिटल एलोकेशन जो है बेस्ड होगी आपकी रैंकिंग के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, और आपकी कैटेगरी के ऊपर, और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपके हैं बेसिकली आपकी कैटेगरी में, उसके ऊपर जो है रहेगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होती है डिपेंड्स होती है ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। फाइनल पोस्टिंग डिसाइड बाय एम्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ईएसआईसी और अदर सबके द्वारा जो होती है वो फाइनल पोस्टिंग डिसाइड की जाती है। ज्वाइनिंग जो होती है विद इन 5 to 6 मंथ, ठीक है। 5 to 6 मंथ ये एनालिसिस मैंने पिछले एग्जाम को लिखी क्योंकि उनका जो है अभी अक्टूबर में जो है एनालिसिस, सॉरी, जो है वो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपका जो है ये क्राइटेरिया रहता है। देखिए जिसको पता है, मुझे पता है जिनको पता होगा उन्हें लगेगा कि ये सिली चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है और मतलब क्या समझाया जा रहा है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी और मैं आपको समझाने में कैपेबल होऊंगा। जो नई चीज़ें समझ आई होंगी मैंने लिखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने सब कुछ लिखा है तभी कि आप अच्छे से समझ सकें और देख सकें कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है बेसिकली। फार्मेसी की बात करें तो इसमें एक और चीज़ रहती है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। उसमें नॉर्मल आपका फिजिकल जो है वो रहता है, मतलब आप फिट हैं, फाइन है, वो रहता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो होता है आफ्टर रिजल्ट के बाद। देखिए रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट के बाद का भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या जो है चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।